नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं कुमार गौरव। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि रफ्तार बैच की शुरुआत आज से आपकी हो रही है और जिसमें आपका मैथमेटिक्स इस स्पीड से चलने वाला है जिससे कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट फर्स्ट हम कैसे इसको करेंगे और धीरे धीरे हम चीजों को कवर करते जाएंगे। सारी चीजें हमें कवर करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें सारी लेनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। रफ्तार का मतलब यही है, तो आपको स्पीड इसमें बना के चलना होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर के 5 ईयर और 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और देखो मैं बता देता हूं, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके लिए अलग से भी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। उसको एक बात ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर ये टॉपिक आपका पिछले 5 साल के क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो चेंज हुए। अगर ये वाला चैप्टर प्रीवियस में आया हुआ है तो वहां से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, नहीं तो एक बुक ले लीजिए और वहां से आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन, एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम लगाने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलग से करने हैं। तो देखो जरा, टीम आपके सामने है और काफी सारे जो आपके टॉपिक हैं वो चल ही रहे हैं, सिलेबस वगैरह आपका चल रहा है। बाकी आपसे जो आपका जो मैथ का टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज आपकी ये पहली क्लास है रफ्तार बैच की और इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, डिटरमिनेंट। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो ये हमारा टॉपिक है और यूनिट फर्स्ट में आता है। इसकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि ये जो डिटरमिनेट हम करते हैं, डिटरमिनेट करते हैं हम वो जो युगपत समीकरण होती है, ठीक है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसको सोल्व करने के लिए हमने डिटरमिनेट का यूज करना सीखा था। ठीक है ना, तो डिटरमिनेट की शुरुआत ही वहीं से हुई थी कि हमें ये जो युगपत समीकरण है इसको इजी वे में किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो हमने ये मेथड निकाला। उसके बाद जब हमने उसको सोल्व करना सारणिक से सीख लिया, फिर क्या हुआ कि सारणिक का यूज आगे बहुत सारी मैथ की चीजों में होने लगा। ठीक है ना, तो फिर हम इससे काफी सारी चीजें सोल्व करने लगे और ये होती है हमारी युगपत समीकरण किस तरह की। इसमें हमारे पास दो समीकरण आती हैं, लाइक a1x प्लस b1y, एक तो आपका ये हो जाएगा और आप ले लीजिए a2x प्लस b2y। ठीक है ना, तो ये होती हैं आपकी दोनों इस तरह की होती है युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन भी बोल देते हैं। वो इक्वेशन जिसमें x और y की घात 1 होती है, ठीक है ना, वो कैसी होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अब अगर आप यहां से देखें तो x और y ये वेरिएबल है, इनके साथ कांस्टेंट टर्म को उठा लो और कांस्टेंट टर्म के वैल्यूज को आप इस तरह से सीरियल में रख दो। ठीक है ना, तो ये a1 a2 b1 b2 और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दो लाइनें लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है डिटरमिनेट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक डिटरमिनेट हो गई। और इसमें कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये वाले कुछ पॉइंट हैं, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायगोनल यानी विकर्ण। ठीक है ना, मेन डायगोनल भी बोल देते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ठीक है ना, ऑफ डायगोनल, ये भी डायगोनल ही है बट ऑफ है। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गौण विकर्ण। बाकी चीजों की अगर बात करें, जैसे इसमें a1 a2 b1 b2, ये सारी चीजें क्या है, तो ये होते हैं आपके एलिमेंट। एलिमेंट यानी अवयव, वो कौन से हैं, a1 a2 b1 और b2। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे पास ये a1 और b1, ये देख रहे हो ना आप, ये एक हॉरिजॉन्टल उसमें है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है आपका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इस लाइन में आने वाले को हम बोलते हैं रो या पंक्ति। ठीक है ना, तो हमारे जितने भी एलिमेंट हॉरिजॉन्टल होंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर से लेकर नीचे तक वो होती है क्या, वर्टिकल। ठीक है ना, यानी सॉरी, ये होता है आपका 36, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी 36 और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ये हो जाएगा सेकंड आपका वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। और इसमें जो एलिमेंट आपके आते हैं वो होते हैं क्या, कॉलम यानी स्तंभ। उसके बाद अगर हम देखें
तो हमारे पास क्या है, देखो जरा, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2। तो जो हमारे पास पंक्ति और स्तंभ की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, वो होता है हमारा ऑर्डर या क्रम, ठीक है ना, उसको हिंदी में हम क्रम भी बोल देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट आप नोट कर लो, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये ऑर्डर कह लो इसको या क्रम कह लो, ठीक है। वो क्या होता है, ये होता है आपके पास स्तंभ की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या। ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो, ठीक है, ये लीजिए। और इसके बाद देखें हम, हमारा क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, हो गया वर्टिकल, हो गया रोज, हो गया कॉलम, हो गया, और इसमें ऑर्डर हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। अगर हम इसका विस्तार करें तो विस्तार किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखो हमारे पास ये A1 और ये A2, इधर से B1 और B2, हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन यानी विस्तार। विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका क्रम आपके पास 2 है, तो देखो सबसे पहले A1 को लो, A1 की मल्टीप्लाई इसके सामने जो है B2 उसमें करो, माइनस फिर B1 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा किसमें, A2। तो हमारे पास ये आ जाएगा विस्तार करने के बाद। इसके बेस पे अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन है आपके पास 2, 3, 4, 5 का विस्तार कीजिए। देखो जरा, यहां से हो जाएगा 2 × 5 और माइनस 4 × 3, ये हो जाएगा कितना, 10 माइनस 12, तो बराबर हो जाएगा -2। इस तरह से क्या करेंगे, विस्तार करना सीख लेंगे, ठीक है ना। ये होता है विस्तार करना। अब ये जो डिटर्मिनेट है आपके पास, ये 2x2 का है, इसी तरह से 3x3 का भी डिटर्मिनेट होता है, ठीक है। उसमें हम कैसे करते हैं उसको भी सीख लो जरा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दे कि हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 1, 1, और यहां पे भी 1 ले लो, या ऐसे करो, इसको हटाओ 1 को, इसको 2 ले लो, ठीक है ना, और इसका विस्तार करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को उठाएंगे, 2 को देखेंगे कि ये किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। जिस भी पंक्ति में होगा, जिस भी स्तंभ होगा, उन एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। एक को छोड़ा और इसको छोड़ा, बचा क्या, 2, 1, 3, 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 1, 2। इसके बाद आगे वाला हमारा माइनस से आता है, 1 ले लिया, और 1 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस 1 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास, इसको हटाओ जरा राउंड को, और देखो जरा, ये हो जाएगा कितना, 3, 4 और 1, 2। फिर हमारा नेक्स्ट होता है प्लस, प्लस के अकॉर्डिंग ये वाला 1 प्लस में आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा 3, 4, 2, 3। अब इनको आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ये हमारा कितना है, 2, और उसके बाद 2 दूनी 4, माइनस 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह से माइनस, ये हो जाएगा 6 - 4, प्लस ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका 1 आएगा ये वाला, ठीक है ना, 1 लिया हमने, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9 - 8, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 माइनस 1 × 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 2 - 2, ये तो हो गया 0, और बचा कितना, 1, ये 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, माइनर। माइनर यानी लघु घटक, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस माइनर को हम कैसे निकालेंगे, उपसारणिक भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, यानी सारणिक का पार्ट। अब आपके पास एक सारणिक है। अब मान लो कि सारणिक किस तरह से है, हमने ये ले लिया कि A1
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9, ये लो। इसमें आपको किसका बताना है? में आप 4 का, और आप 2 का, और आप 8 का, ठीक है ना, इन सब का माइनर बताइए। माइनर कैसे निकालेंगे? देखो जरा, माइनर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये होता है, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को देखो, आप 4 का निकाल रहे हैं, 4 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको छोड़ दो, जो एलिमेंट बचे वो कितने हो जाएंगे? 2 3 8 9। तो ये जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 का माइनर, ठीक है ना, 4 का उपसारणिक या माइनर। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर किसका निकालना है? 2 का निकालना है। अब 2 का माइनर निकालोगे तो 2 का माइनर देखो कहां पे आ जाएगा? 2 कहां है? ये रहा। 2 किस रो में है? 2 है आपका सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में। बचे क्या? 4 6 और फिर आपका 7 9। और इनको आप विस्तार, इसका एक्सपेंशन कर दोगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? 8 का भी निकाल लोगे तो ये होता है आपका क्या? उपसारणिक। इसके बाद आता है आपका कोफैक्टर या सहखंड, ठीक है। कोफैक्टर, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं सहखंड। और इसके लिए मैं आपको एक सारणिक बना के दिखाता हूं, और सारणिक में हम यहाँ पे साइन, जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह को जब हम रखते हैं तो वो भी हम देख लेंगे। देखो हमारे पास ये हो जाएगा सबसे पहले A11, फिर हमारा पास आएगा A12, ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा A13, ये हो जाएगा 21 22 और 23, ये हो जाएगा 31 और ये 32 और ये 33। ये इसी तरह से चलता है जितनी बड़ी सारणिक हमारे पास होती है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना होगा कि जो आपका ये A, यहां पे हमने I ले लिया, यहां पे हमने J ले लिया। जो I होता है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है नंबर ऑफ रो, कि जो आपका I एलिमेंट है वो कौन सी रो में है। और जो J होता है ये आपका दिखाता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, यानी J वाला जो पार्ट है वो कौन से कॉलम में है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, A A11 यानी 1 ये वाला हो जाएगा किसमें? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी A11 कहां पे है? पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है, पहली रो में और पहले कॉलम में। अगर हम बात करें A33 की, 3 क्या है? रो, और ये वाला 3 क्या है? कॉलम। तो यानी तीसरी रो और तीसरी कॉलम, देखो ये तीसरी रो है और ये तीसरी कॉलम है। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट दिया गया है वो किस रो में है और किस कॉलम में है, इसके अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है आपका क्या? अगर हमें इसमें प्लस माइनस लगाना हो तो देखो, एक तो फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला अगर नहीं लगाना तो आप इजीली रख सकते हो कि ये वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और माइनस प्लस, इस तरह से चलता है, ठीक है ना। पहला प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर अगला प्लस, फिर उसके बाद अगला माइनस। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, प्लस माइनस को भी यहां पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो जो कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर किसका निकाल रहे हो आप? कोफैक्टर अगर आप निकाल रहे हो किसका? Aij का। अगर Aij यानी ये वाला, हर इसमें से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस जे, और फिर यहां पे आ जाता है माइनर Ij, ठीक है ना। माइनर निकालना आप सभी को आता है, माइनर हम अभी पीछे सीख के आए हैं, ये होता है लघुघटक या उपसारणिक, ठीक है ना। तो ये होता है क्या? माइनर। आप इजीली इसको निकाल लेंगे। ये हो गया आपका क्या? कोफैक्टर या सहखंड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने यहां पे लिख दिया। चीजें क्लियर है? अब इसके बेस पे अगर हम देखें, एक क्वेश्चन लें और उसमें कोफैक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन है हमारे पास, और यहां से हमने मान लिया कि हमारे पास जो 1 2 3, ये डिटरमिनेंट ले लो, 4 5 6 और 7 8 9, ठीक है। और इसमें हमें किसका निकालना है? इसमें 4 का और 8 का, इन दोनों का कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखो, अगर हम 4 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब देखो जरा 4 कहां पे है?
4 जो है ये आपका ये वाला पार्ट जो है A12, इसमें है A12, यानी यहां पे जो वैल्यू निकाल रहे हो आप A12 की निकाल रहे हो, -1 की पावर i प्लस जे, आई की जगह हो जाएगा 1 और जे की जगह हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा आपका MIJ यानी M12, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग निकलेगा -1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, -1 की पावर 3, तो माइनस रहेगा, और आप सभी जानते हैं पहला प्लस दूसरा माइनस, या तो वहां से निकाल लो या इस तरह से प्लस माइनस को आप ऐसे निकाल लो, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, और इसका जब माइनर निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचे 2 3 8 9, 2 3 8 9, तो ये हो जाएगा क्या, इसका कोफैक्टर। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 का निकाल के दिखा देता हूं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोफैक्टर ऑफ 8, अब 8 का जब निकालोगे तो सबसे पहले देखो कि ये 8 है कहां पे, 8 यहां पे है, ये है आपका किसमें, सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में, यानी A23, ठीक है ना। और A23 के अकॉर्डिंग अगर देखें -1 की पावर 2 + 3, फिर हो जाएगा क्या, -2 3, ये लो, ठीक है। और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कि देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस आएगा, और यहां से भी अगर आप देखो तो 2 और 3 5, -1 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस ही आएगा। एक मिनट बच्चों, देख लेता हूं मैं क्या प्रॉब्लम हुई है। हाँ जी, चलिए आ गए हैं वापस। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का कुछ इशू था तो उसकी वजह से बोर्ड बंद हो गया था, ठीक है। चलिए हम कहां पर थे, अभी निकाल रहे थे कोफैक्टर ऑफ 8। आपको इसमें क्या करना है, 8 का कोफैक्टर निकालना है। अब सारी चीजें तो क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये माइनस हो जाएगा, और M23 यानी माइनर निकालेंगे 2 3 का इसके अकॉर्डिंग, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचे वो लिख देंगे 1 3 4 6, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 4 6, इसको क्या कर लेंगे, आप सोल्व कर लेंगे, आपका कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल है, और x1 y1 इसके पॉइंट, x2 y2 ये इसके पॉइंट है, x3 y3, तो आपके पास जितने भी इसके वर्टेक्स हैं उनके पॉइंट हो गए।
और आपको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो डिटरमिनेंट से एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया को हम, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का, ठीक है ना। यहां पे लिख लो हेडिंग में त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हम यहां से निकाल लेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, यहां पर x1 y1 एक पॉइंट है, इधर दूसरी तरफ हमारा क्या है, x2 y2 पॉइंट है, और बीच में कहीं भी x और y पॉइंट है, और इस रेखा का क्या आपको निकालना है, ये तीन बिंदु जो है, बस रेखा का समीकरण निकालो यहां से। रेखा का समीकरण यही पूछेगा, इस रेखा का समीकरण सारणिक के रूप में आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा x x1 x2 y y1 y2 1 1 1, ठीक है ना, सारणिक की फॉर्म में, और इसको 0 के बराबर। बस यही ध्यान रखना है, जो पॉइंट आपको दिए जाएंगे, पहले वाले x1 y1, दूसरे वाले x2 y2, ठीक है, ये हो जाएगा। और तो कुछ नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक सारणिक दी गई है, नजर आ रहा है सही से, हाँ, सारणिक दी गई है, और सारणिक है, देखो मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 1 5 तथा 9 का लघु घटक, लघु घटक यानी ये हो पूछ रहा है माइनर, ठीक है। उसके बाद सहखंड यानी कोफैक्टर निकाल लोगे, ठीक है, इजीली हो जाएगा। आगे चलो, ये क्वेश्चन है, निम्न सारणियों का विस्तार के द्वारा मान निकालें। आपको विस्तार करना है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इजीली कर लोगे। पहले वाला क्या है, 2 5 4 6, ठीक है ना, एक्सपेंशन भी मैंने बता दिया, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20, तो बराबर में कितना आ जाएगा, -8। इसी तरह से इसको कर लोगे, ठीक है ना, इस ये 3 क्रॉस 3 का है, इजीली हो जाएगा। यहां पे आ जाओ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये हो जाएंगे -2, -3, 3,2, -1, -8, ठीक है, ये लीजिए। वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, और फिर हम क्या करेंगे, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैं अभी करा रहा हूं इसको, ठीक है। देखूं जरा क्वेश्चन किस किस वैरायटी के और हैं। ये हो जाएगा, ठीक है, ये हैं, हाँ जी, चलो। बाकी अभी हमें क्रैमर रूल भी डिस्कस करना है, ठीक है। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, आप सभी जानते हैं कि अगर हम निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए बी और ये सी, ठीक है ना, हमें ए बी सी का ट्राइंगल निकालना है, सॉरी एरिया निकालना है। तो वैल्यूज कैसे रखेंगे, आप सभी जानते हैं कि ये हो गया -2, यहां से मैंने ले लिया 3, और यहां से मैंने ले लिया -1, फिर हो गया -3 2 और -8, और फिर इधर से ले लूंगा 1 1 1, ये लो, ये सारणिक की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। और क्या करेंगे अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, और जब इसको सोल्व कर लेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको एक्सपेंशन करना है, इसका विस्तार करना है, ठीक है, कर लोगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीजों को उतना समझना है जो आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब जो अंडरस्टेबल हो सकती है वो तो आप कर लोगे, जो नहीं है वो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो जरा, ये क्या कह रहा है, एक सरल रेखा पर है के का मान प्राप्त करना है, और बिंदु 2,3 k,2 और 5,11, यानी अगर हम देखें, एक सरल रेखा हमें बनानी है, ये हमारे पास एक सरल रेखा है, सीधी सी सरल रेखा ये हो गई, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, बिंदु 2,3 और एक सरल रेखा पर है, यानी यहां पे कहीं 2,3 है, यहां पे कहीं 5,11 है, और यहां पे कहीं k,2 है। और आपको क्या करना है, आपको सारणिक बनानी है, k हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया,
फिर आपका 2 3 11, 1 1 1, और इसको किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। इधर आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाद और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न के लिए x का मान प्राप्त करें। देखो जरा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है वो क्या दिया गया है? 3x और नीचे है 2, ऊपर है 7 और ये 4, ये सारणिक में है, बराबर 10। ठीक है, देखो एक चीज सुनो, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बनने के चांसेस है क्वेश्चन, वो चीजों को मैं थोड़ा सा अच्छे से लेकर के चल रहा हूं, और जो चीजें आपको समझनी चाहिए और पता होना चाहिए वो चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज पे टाइम लेकर के चलूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास अब लिमिटेड है और हमें सारी चीजों को कवर करके चलना है। ठीक है, और अगर बात है कि सारी चीजों को क्लियर करना है तो देखो ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा, यूट्यूब पे लाइव क्लास में आप आ जाओ, वहां पे सारी चीजें क्लियर होके चल रही हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। अगर अभी भी इतना टाइम है, अगर आप थोड़ा टाइम मैथ को दे सकते हो तो वहां से आप सारी चीजें कवर कर लो। जो बच्चे नए हैं और जो रेगुलर है उनको तो सब आता है, उनके तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करेंगे। वो कैसे होता है? ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, और बराबर किसके हैं? 10। ठीक है, ये हो जाएगा 12x माइनस 14 इज इक्वल टू 10, यानी 12x को हमने यहीं पर रखा, 14 उधर प्लस में और 10 भी प्लस में, तो इधर हमारा ये 12x है और 14 प्लस 10 इधर कितना हो जाएगा? 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है ना, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। एक्स स्क्वायर, अगले पेज पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर 0 3, ये क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर 0 3, फिर क्या है? x2 1 और 1 1 4, सारणी की फॉर्म में, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 28। ठीक है, ये देखो जरा, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके ये हो जाएगा 2 गुना 4 यानी 8, और 1 गुना 1 यानी 1। फिर कहां से ले? या तो x से ले लो या 0 से ले लो, बात एक ही है। अगर हम 0 से लेंगे तो हमारा एक माइनस हो जाएगा, 0 से लेंगे तो सारी की सारी चीजें 0 हो जाएंगी, प्लस फिर हम 3 से ले लेंगे, और जब 3 से लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, तो हम ये वाला हटा के इसको x माइनस 2 कर लेंगे, बराबर किसके चल रहा है? 28 के। ऐसे हो जाएगा, यहां से 8 माइनस 1 कितना बचा? 7, 7x स्क्वायर, यहां पे हमारा कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 28। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 3x, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, और कितना हो जाएगा? 34 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आपको निकालने हैं। फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो एक तरीका तो होता है इसके, जो आप ऐसे निकालो, 34 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें? 7 में, और आएगा कितना? 238, और 238 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 3 आ जाए, तो यहां पे आप आ जाओ तो, और ये कितना हो जाएगा? 1 और ये 9। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, बट इसके शायद लंबे हैं फैक्टर। कर ही लेते हैं फैक्टर इसके। ठीक है, चलो 119 के कितने हो जाएंगे? फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, टाइम वेस्ट है, मैं करूंगा तो इसमें मेरा टाइम जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये आपको क्या करना है इसमें, अच्छा एक चीज और देखो जरा, अब अगर हम बात करें, थोड़ी सी चीजें और सिखा देता हूं डिटर्मिनेट में। हमारे पास ये है a1 1, a1 2, a1 3, उसके बाद a21, a22, a23, ये हो जाएगा a31, a32
और A33। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें हमारे पास ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं रो 1, तो हम इसको R1 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये यहां से बिल्कुल सीधी जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है पूरी की पूरी, इसको क्या कहते हैं R1। दूसरा हमारा ये होता है R2, ये होता है हमारा क्या R3। इस तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल इसको देखते हैं तो ये हमारे R1 R2 R3 काउंट होते हैं। ऊपर से अगर हम इसको देखते हैं, लाइक यहां से अगर हम इसको देख रहे हैं ऊपर से चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1, ये हो जाएगा हमारा C2 और ये हो जाएगा हमारा C3। ठीक है, क्लियर है। यहां पे आप सभी जानते हैं कि M क्रॉस N वैसे डिटरमिनेंट में देता नहीं है, वो उसमें मैट्रिक्स में देता है, बट अगर आता है तो ये M क्या होता है, ये आपका रो को दिखाता है, वो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, और ये आपका किसको बताता है, कॉलम को बताता है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर है। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आए, हमें क्या करना है, लेफ्ट मिडल और राइट ये तीनों साइड को बराबर करना है। हमारे पास ये है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी। इसमें आपको क्या करना है, एक रिजल्ट लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। अगर हम C2 को ले लें और C2 में 0 हो जाएगा, ठीक है, C2 को ले लो और C2 में कर दो आप C2 माइनस C1, और C3 ले लो, C3 में कर दो C3 माइनस C1। और जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो ये तो पूरी कॉलम 1 है C1, इसमें तो कुछ भी चेंजेस होगा नहीं, 1 प्लस ए 1 1, यहाँ पे ये C2 है, C2 माइनस C1 यानी 1 माइनस 1 माइनस ए, तो ये माइनस का ए हो जाएगा। ये 1 प्लस बी माइनस 1, ये प्लस का बी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 1 माइनस ए, ये माइनस का ए हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस सी माइनस 1 ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करोगे, अब आप इसको एक्सपेंशन कर दो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस ए को हमने बाहर निकाला, ये हमारा 1 प्लस ए बाहर आ गया। ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उस एलिमेंट को छोड़ करके बाकी की मल्टीप्लाई BC, बाकी तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया BC। फिर आता है माइनस। अब माइनस से देखो, हम अगर माइनस ए लें तो नीचे हमारे पास 1 1 भी है, तो नीचे वाले से ले लो, 1 से ले लो, 1 से लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू सी, और ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ए सी हो जाएगा। 1 से लिया माइनस ए सी हो गया। फिर हमारा प्लस 1 से लेंगे, जब प्लस 1 से हम लेंगे इसको, देखो ये हो जाएगा माइनस का ए बी और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ए बी, इसको आप सोल्व कर लो। इधर तो हमारा कितना है, बीसी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे BC, और फिर ए में करेंगे ABC, फिर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AC, यहां पे हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा AB। ठीक है, हाँ ये प्लस हो गया और प्लस माइनस प्लस 1 प्लस, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको और इसको छोड़ा, माइनस का AB और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमें, ठीक है, 1 प्लस ए, तो यहां से अब क्या हो जाएगा हमारा, ABC को अलग कर लो और ये हो जाएगा ABC प्लस BC प्लस AC और माइनस AB। ठीक है, बट हमें यहां प्लस लेके आना है, तो यहां पे आ जाओ जरा, 1 प्लस ए 1 प्लस सी, अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस ए 0 और ये 1 प्लस बी माइनस 1। इसको लिया BC हो जाएगा, फिर हमने -1 लिया माइनस AC, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ना ये प्लस हो जाएगा आपका, तभी जाके प्रूफ होएगा। ठीक है, देखो जरा एक बार देख लो, यहां से हमने क्या किया, C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 किया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये हमारे पास 1 प्लस ए 1 1 प्लस बी, और ये जब हमने यहां से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, इधर आ जाओ, 1 माइनस 1 प्लस ए। ठीक है, 1 माइनस 1 माइनस ए, 1 से 1 कैंसिल, माइनस ए, ये क्लियर है। फिर हमने 1 प्लस बी -1 किया, कैंसिल, ये प्लस का बी आ गया, फिर 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 प्लस ए। ठीक है ना, फिर से आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस ए, ये 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से इसको करेंगे तो ये और अगर हम
चलो इस पे आ जाओ, चलो टाइम वेस्ट मत करो, देखेंगे उसको बाद में। ये देखो, ये दिया है 3 3 1 और 1 2 -1 -4 5 3। ये एक क्या है आपके पास डिटर्मिनेंट है जो किसके बराबर है 49 के, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम अगर इस डिटर्मिनेंट को देखें 6 6 2, और ये हो जाएगा 3 6 -3 -16 20 और 12। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आता है आपका डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में, कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी भी मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, अगर हमारे पास दो डिटर्मिनेंट हैं, ठीक है, या एक डिटर्मिनेंट को लेकर के चलो, एक डिटर्मिनेंट में हमने रो को किसमें चेंज किया, कॉलम में चेंज किया, और कॉलम को हमने रो में चेंज किया, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, उसका आंसर सेम रहेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये रहती है, अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम या दो रो एक जैसी हैं, जैसे हमारे पास 1 2 3, और ये 1 2 3, और ये 3 4 5। अब आप देखो ना, ये वाली जो दो कॉलम है, दो कॉलम बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास, अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है, एम ए एम बी एम सी, और इधर से क्या हो जाएगा ई एफ जी और एच आई जे, आपके पास एक ये डिटर्मिनेंट है। हम क्या करेंगे, एम जो है वो पूरी कॉलम में आपका कॉमन आ रहा है, जब पूरी कॉलम में कोई भी एक वैल्यू आपकी कॉमन आती है तो आप क्या करते हैं, उसको वहां से बाहर निकाल लेते हैं। तो हम यहां से इसको बाहर निकालेंगे, हमारे पास एम बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास सारणिक बन जाएगी ए बी सी, और ये हो जाएगा कितना ई एफ जी और एच आई जे, ठीक है। ये लीजिए, तो m जब हमारा बाहर आ गया, ये ही सेम प्रॉपर्टी हमारी इस क्वेश्चन में लगी है। यहां पे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। देखो हम पहली वाली कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं, हमने दो कॉमन ले लिया। फिर देखो दूसरे वाली कॉलम से क्या कॉमन ले सकते हैं, तीन कॉमन ले सकते हैं, हमने तीन ले लिया। और चौथे सॉरी सेकंड जो थर्ड कॉलम है हमारे पास, थर्ड कॉलम से क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से चार कॉमन ले लें तो चार से आपके तीनों कैंसिल हो रहे हैं, हमने चार कॉमन ले लिया। अब देखो पहले वाली से दो कॉमन लिया, कितना बचा, तीन, दो ये भी तीन और ये एक। दूसरे वाली से तीन कॉमन लिया, एक दो माइनस एक। तीसरे वाली से चार कॉमन लिया, माइनस का चार, पांच, और ये कितना हो जाएगा, चार या 12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो सारणिक है देखो जरा, बिल्कुल जो क्वेश्चन में आपको दी गई है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3, सेम दी गई है, जिसकी वैल्यू कितनी है 49, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना, और इसकी जगह हम रख देंगे 49, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलो, ये देखो ये आता है अब आपके पास क्रेमर रूल, ठीक है ना, और क्रेमर रूल के बारे में थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा नहीं सब कुछ ही जान लेंगे। आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन दी गई है, जो तीन इक्वेशन है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, और बराबर में क्या रहेगा, जीरो, और जीरो ना लेकर के इसको हम क्या कर देंगे, c1z करो और d1 लो, c1z बराबर d1, ये लो, इस तरह की इक्वेशन आएगी। क्वेश्चन में देख लो, देखो जरा, ये क्या है, 6x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 5 है ना, बिल्कुल इसी टाइप की, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास कैसी रहेगी, दूसरी इक्वेशन रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरी इक्वेशन a3x प्लस d3y प्लस c3z बराबर d3। आपको क्या निकालना है, यहां से डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास तीन चीजें होती हैं, या तो आप d से रिप्रेजेंट कर लो, या डेल्टा से कर लो, या डिटर्मिनेंट कैपिटल लेटर से डिटरमिनेट कर लो, ठीक है ना। तो इन तीन तरीकों से आप डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डी लेकर के चल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा, इनमें से कोई भी एक लेकर के चल सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। अब जब हम डी ले रहे हैं तो डी में हमारे पास जो एलिमेंट होंगे, पहले एक्स के मल्टीपल आ जाएंगे a1 a2 a3, फिर y के मल्टीपल आ जाएंगे b1 b2 b3, और फिर z के मल्टीपल आ जाएंगे c1 c2 c3। ये आपका रहेगा पहला नंबर, पहला स्टेप डी निकालने का। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है d1 निकालना है, d2 निकालना है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें निकालनी है। अब जब आप d1 निकालेंगे तो देखो d1 में जो आप पहला रखेंगे, पहली कॉलम, वो पहली कॉलम क्या हो जाएगी, d1 में देख रहे हो, d1 d2 d3, ये आ जाएगी d1 d2 d3,
ठीक है ना। तो पहली कॉलम में क्या रहेगा, आपका कुछ चेंज नहीं होगा, सॉरी चेंज होगा D1 D2 D3 में, बाकी D के अकॉर्डिंग D में तो कुछ चेंज नहीं होगा। D1 में पहली कॉलम सेम, जब आप D2 निकालोगे सेकंड, D3 निकालोगे थर्ड, ये कॉलम चेंज करनी है और जो बाकी एलिमेंट है वो सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया, C1 C2 C3, ठीक है ना। इसी तरह से हम जब D2 को निकालेंगे तो हमारे पास ये रहेगा कितना, A1 A2 A3, इसमें नहीं चेंज होगा लेकिन सेकंड वाले में चेंज होगा, और सेकंड वाली हमारी D1 D2 D3 वाली आ जाएगी। ये D1, ये D2 और ये D3, ये हमारा C1 C2 C3 सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट निकालेंगे हम D3। D3 में हमारे पास A1 A2 और A3, ये चेंज नहीं होगा। B1 B2 B3 ये चेंज नहीं होगा, बट 3 वाला चेंज हो जाएगा, 3 कॉलम, ये हो जाएगा D1 D2 और D3, ठीक है ना। तो आपको इसमें समझना है, देखो क्रेमर रूल, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इससे पहले कि अगर हम बात करें, वहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो माइनर पूछ ले कि आप इसके उपसारणिक निकालिए, या सहखंड पूछ ले, ठीक है, या विस्तार कराने के लिए दे दे, तो ज्यादा टेंशन या घबराने की कोई बात नहीं है। अगर पेपर टफ बनता है तो जाके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक त्रिभुज जिसके 3 बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, वो भी कब बनेगा, जब टफ, और आपको मैंने सिखा दिया, समझ में आ गया। तो अब हम पेपर की वैरायटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। माइंड में ये सारी चीजें सेट कर लो कि हाँ पेपर यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, और ये सारी चीजें मुझे आती हैं, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रख के चलना है। और ये जो क्रेमर रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या है, आपको दी जाएगी 3 इक्वेशन, ठीक है, और अगर कहता है ना कि क्रेमर रूल को आप सिद्ध करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए, ये सारा का सारा कुछ लिख के आ जाना, ठीक है। माना कि हमारे पास ये 3 रेखीय समीकरण है, और 3 रेखीय समीकरण से हमने क्या निकाला, पहला D निकाला। D हमारा एक्स वाई जेड का वो हो जाएगा, वेरिएबल कोफिशिएंट जो हो जाएगा, इसका गुणांक, ठीक है। उसके बाद D1 निकालेंगे, D1 में हमने जो पहली कॉलम है उसको चेंज करा, ठीक है, उसमें क्या एलिमेंट रखे, उसमें D1 D2 D3 को हमने रखा। सेकंड वाले में हमने D2 में सेकंड कॉलम को, और D3 में हमने थर्ड कॉलम, इनको चेंज किया। इस बात का ध्यान रखेंगे सही बच्चे, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब हमारे पास D1 D2 D3 ये सारी चीजें आ गई हैं, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद अगर हमारा नंबर 1 T जो है वो 0 के बराबर नहीं आता, T हमारा 0 के बराबर नहीं आता, तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, संगत हो जाएगी, ठीक है ना, कंसिस्टेंट, और जिसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो अद्वितीय हल होंगे, इनको निकाला कैसे जाएगा, इनको निकालने के लिए x बराबर D1 अपॉन डी, वाई बराबर D2 अपॉन डी, और z बराबर D3 अपॉन डी, ठीक है ना। इस तरह से क्या करेंगे, हम अपने यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल को निकाल लेंगे। ये होता है कब, जब d आपका 0 के बराबर ना हो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर हम स्टेप नंबर 2 को देखें, तो अगर हमारा d 0 है लेकिन D1 D2 और D3 इनमें से कोई भी एक, या कोई भी दो, या तीनों ही 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, उस केस में हमारे पास जो समीकरण होती है वो होती है असंगत समीकरण, असंगत समीकरण, ठीक है ना, यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। सॉल्यूशन की बात करें तो कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद जब हल नहीं है तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं। एक तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि हमारा डी भी 0 है, D1 D2 D3 ये तीनों भी 0 हैं। और जब ऐसा केस बनेगा तो या तो समीकरण कैसी होगी, या तो समीकरण संगत है कंसिस्टेंट, या समीकरण असंगत है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर हम इसके हल की बात करें, या तो कोई हल नहीं,
या फिर क्या हो जाएगा, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये होता है इसका प्रोसेस करने का जो आप क्रेमर रूल को करते हो। अब बात आती है कि अगर हमारे पास ये तीसरी वाली कंडीशन बन जाए और तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पता रहे, चलो हम बता देंगे कि हाँ तीसरी कंडीशन बन गई, या तो संगत है या असंगत है, और हल निकालने की बात आए तो कैसे निकालेंगे कि इसके अनंत अनेक हल हैं या नहीं है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन से देखते हैं, ऐसे करेंगे तो फिर चीजें बढ़ जाएंगी, टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखो जरा, यहां पे है हमारे पास समीकरण दी गई है, और इस समीकरण को आप कैसे लिखें, ये हो जाएगी 6x प्लस वाई माइनस 3z। दूसरी इक्वेशन क्या है, बराबर 5 भी है, x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5। फिर क्या दिया गया है आपको, 2x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 8। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालना है डी निकालने के लिए देखो जरा, 6 1 2 और ये हो जाएगा 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2 4। ये लीजिए, इसका विस्तार कर दो, सोल्व हो जाएगी। हमने 6 को रखा, फिर क्या किया, 4 तिया 12 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर आता है माइनस का 1, और इसके अकॉर्डिंग जब एक्सपेंशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। और फिर हम करेंगे -3 के अकॉर्डिंग, बट हमारा प्लस आता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 6। इसको जरा कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 12 2 14, और माइनस ये हो जाएगा 8, माइनस ये हो जाएगा आपका 3 गुना माइनस का 5, माइनस को आगे ले आओ प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 84 माइनस 8 और प्लस के 15, ठीक है ना। अगर हम देखें तो जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो भी कुछ भी आ रहा है जीरो नहीं आ रहा। जब जीरो नहीं आ रहा तो हमारा क्या रहेगा, हमारा ये संगत रहेगा। तो इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन है आपकी संगत समीकरण। और हल कैसे होंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना, हल अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। निकालेंगे कैसे, x बराबर t1 अपॉन डी, y बराबर t2 अपॉन डी, और z बराबर t3 अपॉन डी, ठीक है। d आपने निकाल लिया, अब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी फिर d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालेंगे, देखो जरा, d1 यहां पे देखते हैं। d1 बराबर, आप सबसे पहले क्या लेंगे, d1 के लिए जो लास्ट में 5 5 8, इसको पहली कॉलम में आप रखेंगे 5 5 8, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जो डी के अकॉर्डिंग है सेम रहेगी, 1 3 1 -3 -2 4। इसको कैलकुलेट करो, फिर निकालो d2। d2 में आपके पास जो सेकंड कॉलम है वो चेंज होगा, थर्ड कॉलम सेम रहेगा, फर्स्ट कॉलम भी सेम रहेगा। फर्स्ट कॉलम क्या है आपके पास, 6 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 6 1 2। इसके बाद क्या करेंगे, हम d3 को निकालेंगे। d3 हमारा हो जाएगा क्या, पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम ये हो जाएगा 1 3 1, और तीसरा कॉलम चेंज करना है, ये हो जाएगा 5 5 8। इन सबको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद एक्सपेंशन तो कर लोगे ना, फिर क्या करेंगे, फिर हम यहां ये जो हमारा फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखोगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको कंप्लीट यहां से कर ही देता हूं, ठीक है ना। ये हो गया 5, और ये हो जाएगा कितना 12 माइनस माइनस प्लस 2, फिर लिया -1, -1 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस माइनस प्लस 16, फिर हमारा प्लस आता है बट ये माइनस हो जाएगा, -3 के अकॉर्डिंग देखो जरा, यहां से अगर हम देखें तो 5 माइनस 24, ठीक है, ये कितना हो गया 12 और 4, सॉरी 12 2 14, 14 पंजे, ये हो जाएगा माइनस, यहां से हो जाएगा 20 और 16 36 ले लो, ये हो जाएगा कितना माइनस का 3, माइनस बचेगा प्लस हो जाएगा, और यहां से आपका कितना बच जाएगा 19, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर निकाल लो, फिर d2 को निकालो। d2 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 6 को रखा आपने, और 6 के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके
5 चौक 20 माइनस 8 दूनी 16, बट ये प्लस में आ जाएगा। फिर माइनस का 5, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 4, फिर आता है प्लस, बट ये माइनस है, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 10। ठीक है, ये लो, इसी तरह से D3 निकाल लेंगे। एक्सपेंशन करना है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके वैल्यू यहां पे रख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्या कह रहा है, इसको हल करना है बिल्कुल क्रेमर रूल से, ठीक है ना, क्रेमर रूल से हल करना है, और फिर आपका ये एक एक्सपेंशन है। तो इसको देखो, पहले हमने क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ये इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4, और x प्लस 3y और प्लस 5z बराबर 7। ठीक है, ये हमारे पास टोटल इक्वेशन हो गई। सबसे पहले d निकाल लो, x के कोफिशिएंट 1 1 1 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 3 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 1 ले लिया हमने, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। देखो कैसे कर रहा हूं, ध्यान है, हमने क्या किया, 1 को लिया, 1 को बाहर रखा, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके एलिमेंट को छोड़ दिया, फिर हमारे पास बचता है 2 गुना 5, 2 गुना 5 10, फिर बीच में माइनस आता है, 3 गुना 3 9, फिर आगे चले -1 लिया, -1 के अकॉर्डिंग ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिया, 5 गुना 1 1 गुना 3 ये रख दिया, फिर आता है हमारा +1, ये हमारा है थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में, बचा क्या 3 एकम 3 माइनस 1 दूनी 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। इसको सोल्व कर लो, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और -2 यानी 0। तो जो d हमारा हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमें निकालना है d1 d2 d3, उनमें से क्या कोई एक 0 है या नहीं, ठीक है, वो जानने के लिए निकालते हैं d1। तो सबसे पहले 1 4 7 ये हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे, सेकंड कॉलम के एलिमेंट जो y कोफिशिएंट है हमारे पास उसका मल्टीपल 1 2 3, और थर्ड कॉलम 1 3 5। इसको सोल्व कर लो, 1 को लिया, फिर हमारे पास 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, माइनस का 1 ले लिया, ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 7 तिया 21, प्लस का 1 हो गया, 1 के अकॉर्डिंग 4 तिया 12 और माइनस 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारे पास 1, यहां से कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1, और यहां से कितना हो गया माइनस का 2, ये भी हमारा कितना हो गया 0। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, हम d2 को निकालेंगे। d2 में हमारे पास ये सेकंड रहेगा 1 4 7, ये 1 3 5, और फर्स्ट में हमारे पास 1 1 1, और जहां तक मुझे लग रहा है ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, 1, ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 21 माइनस 1, इस 1 के अकॉर्डिंग 5 माइनस 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 4। ठीक है, यहां से हमारा माइनस का 1 हुआ, यहां से हमारा माइनस का 2 हुआ, और यहां से हमारा प्लस का 3 हुआ, ये भी आपका 0 हो गया। अब हमारा लास्ट बचता है d3। ठीक है, और उस d3 को भी आप निकाल लीजिए, पहले कॉलम के एलिमेंट, दूसरी कॉलम के एलिमेंट 1 2 3, और तीसरी कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 4 7। इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 4 तिया 12 माइनस 1, और इसके अकॉर्डिंग 7 माइनस 4 आ जाएगा, फिर आपका +1, और यहां से आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 माइनस का, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 1, 2 और 1 3, यानी ये भी कितना हो गया 0। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास d बराबर क्या है 0, d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर सब 0। जब सब 0 है तो समीकरण कैसी होगी, या तो संगत है या असंगत है। ठीक है, ये तो हो गई समीकरण।
अगर वो पूछता है कि क्या समीकरण संगत है या समीकरण असंगत है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, या तो संगत है या असंगत है। बात आती है इसके हल पर, ठीक है ना, तो इसके या तो कोई हल नहीं, या अनंत अनेक हल। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अनंत अनेक हल हैं, वो भी निकालने हैं। वो अनंत अनेक हल निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास कहां पे है, ये देखो, इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली सेकंड और ये वाली थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से x और y की वैल्यू किसके पदों में निकालनी है, z के पदों में निकालो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और यहां पे आप z बराबर k पुट कर दो, ठीक है ना, क्या बरा, z बराबर k रखने पर, और हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमने k ले लिया बराबर 1, तो ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4, ठीक है, और यहां से हम z की वैल्यू k रखेंगे, x प्लस 2y प्लस 3k बराबर 4। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और अब फर्स्ट और सेकंड को लेकर के x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे हमने रखी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई प्लस के बराबर 1, और इधर हो गई हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3k बराबर 4। देखो साइन चेंज करो, प्लस वाले माइनस कर दो, x से x कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का y माइनस का 2k, और ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी जो y आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 2k। ये हो गई किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। इसी तरह से हमें x की वैल्यू निकालनी है, और ये y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तो x की वैल्यू k के टर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको कहां पे रखें, इसको रख देते हैं इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू 1, ये है हमारे पास इक्वेशन, और y बराबर 3 माइनस 2k, y बराबर कितना है 3 माइनस 2k प्लस x और प्लस k बराबर 1, x प्लस 3 और माइनस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1, x बराबर यहां से हो जाएगा माइनस के, उधर जाएगा प्लस में, ये 3 उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 3 और प्लस का 1 यानी माइनस का 2, तो x की वैल्यू हो गई k माइनस 2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 माइनस 2k, ये दो वैल्यू आ गई किसकी टर्म में, k की टर्म में। अब हम k बराबर 0 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक वैल्यू को रखते जाएंगे और इसके अनंत अनेक हल हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं, अगर हमारे पास कंडीशन तीसरी आती है जिसमें d बराबर 0, d1 d2 d3 भी आपके 0 है, तो वहां पे क्या होता है, समीकरण या तो संगत है या असंगत है। बट हल की अगर हम बात करें, या तो कोई हल नहीं या अनंत अनेक हल, और उसको निकालने के लिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेना है, x और y की वैल्यू निकालनी है किसकी टर्म में, z की टर्म में, ठीक है, ये वाला, और z बराबर k रख देना है। जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिर k बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक रख देंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, अनंत अनेक हल आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये इजी क्वेश्चन है, बस इसमें x का मान बताना है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा 3x x1, और हम यहां पे क्या करने वाले हैं 3 4 और ये 2 1, ठीक है। दोनों तरफ आप इसका एक्सपेंशन कर दो, ये हो जाएगा 3, ये एक्स स्क्वायर, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 माइनस 8, यहां से हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा 5, और ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस में, और बराबर 3 माइनस 5, ठीक है। नहीं ऐसे मत करो इसको, ये ऐसे करो, ये 3 हो गया, इधर आ जाएगा प्लस 5, और उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 3 8,
ठीक है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2√2, और क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर था तो x बराबर +-2√2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये लो। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना, होमवर्क में रख लो इसको। ठीक है, तो ये था डिटरमिनेंट का पूरा, जिसको हम एक सार कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। कुछ चीजें जो लगती है मुझे कि हाँ ये डिस्कस कर लेनी चाहिए वो मैंने रखी है, ठीक है ना, और कुछ हैं जो बाकी बची हुई हैं। वैसे सारी चीजें तो देखो कवर हो नहीं सकती क्योंकि टाइम आपके पास कम है, और इंपॉर्टेंट चीजें ही हमें कवर करनी है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको सारी चीजें कवर करनी है तो अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़ा सा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है, वहां से आप चीजें कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नंबर का और अपनी तैयारी का, प्रैक्टिस का, इन सारी चीजों का अपना अवलोकन करना है तो आप यहां से सारी चीजें कवर कर लीजिए। और यूट्यूब पर लाइव क्लास चल रही है, वो भी आपको ज्वाइन करनी है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक बने रहिएगा जेई क्लासेस के साथ और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।